उनका पूरा मीडिया पे कब्जा है। वो झूठ को भी तेज़ी से फैला देते, दूसरे लोग सच को भी नहीं फैला पाते। कि ये जो यूक्रेन में जो युद्ध हुआ और इतने लोग जो वहाँ से एमबीबीएस कर रहे थे, ये सब इसलिए विदेश पढ़ने गए कि भारत में आरक्षण की वजह से उनका हक मरा। ये झूठ फैलाया जा रहा है। जो पैसे वाला है, जो बड़े पद पे है, कोई नेता का बेटा, कोई अफसर का बेटा, कोई पूंजीपति का बेटा, वो किसी धार्मिक जुलूस में नहीं जाता। तो ये बात अगर आम लोगों तक चली जाए, उनको ये जागरूकता पैदा कर दी जाए कि इसमें नुकसान, मरने वाला भी गरीब है, मारने वाला भी गरीब है, जेल जाने वाला भी गरीब है। और जो धार्मिक जुलूसों में नंगी तलवारें लहराते हैं, कावड़ लेने जाते हैं, वो सारे गरीब हैं, उनका कोई भला नहीं हो रहा। वो पढ़ाई से भी दूर हो रहे हैं, उनसे पढ़ाई को महंगा करके पढ़ाई को छीन लिया गया है। जिस दिन ये बात लोगों तक पहुंच जाएगी, लोगों को समझ आ जाएगी, उसी दिन धार्मिक जुलूसों में नंगी तलवारें लहराने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। उसी दिन देश में दंगे खत्म हो जाएंगे। मेरे साथ दिल्ली के विधायक पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने एक ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश की खबर आ रही है कि जानबूझकर SC ST OBC के छात्रों को नंबर कम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। वहीं राजस्थान में जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इंद्र मेघवाल के परिवार वालों पर हमला हुआ है। इससे पहले कार्तिक भील की हत्या हुई। राजेंद्र पाल गौतम लगातार समाज के मुद्दों पर पूरा देश का दौरा कर रहे हैं। सर, कैसे अब कोई रास्ता, आप तो देश भर में पिछले 3 महीनों में आपने देश छान दिया, क्या लोगों में बहुत गुस्सा है और लोग चाह रहे हैं कि अब इसका कोई अंत हो? निश्चित तौर पर लोगों में गुस्सा है, लोग चाहते हैं इसका अंत हो, लेकिन लोग बटे हुए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए, जो नफरत पैदा करने वाले और नफरत को फैलाने वाले लोग हैं, वो संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका रिसोर्सेज पे कब्जा है, उनका प्रशासन पे कब्जा है, उनका जुडिशरी पे कब्जा है, उनका पूरा मीडिया पे कब्जा है। वो झूठ को भी तेज़ी से फैला देते, दूसरे लोग सच को भी नहीं फैला पाते। तो मुझे लगता है कि जो न्याय पसंद लोग हैं, जो समतावादी लोग हैं, उनको एकजुट होना होगा। पूरे देश में डिमांड है, पूरे देश में बहुत तेज़ी से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अब एक होने की ज़रूरत है। तो मैं आशावादी व्यक्ति हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग समझेंगे, न्याय पसंद लोग एकजुट होंगे और इस तरह की घटनाओं पे निश्चित तौर पर लगाम लगेगी। लेकिन इसमें एक बाधा है। कुछ लोग हैं हमारे जो बहुत ही ज़्यादा कट्टरपन है, वो अपनी भाषा सोशल मीडिया पे बहुत ही कट्टरता से बात करते हैं। दूसरी तरफ आरक्षण को लेके कुछ लोग हमलावर हैं, वो ऐसा मानते हैं जैसे आरक्षण ही सारी बीमारी का कारण है। सच्चाई ये नहीं है। भारत के टोटल GDP में नौकरी पैसे का केवल 1% है। केंद्र सरकार की 44 लाख नौकरियां और पूरे देश में राज्य सरकारों की भी जोड़ लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ नौकरियां हैं। देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। सरकारी नौकरी की वाले लोग तो केवल 1 करोड़ है ना, चाहे वो केंद्र सरकार राज्य सरकार सबका जोड़ ले तो मैक्सिमम 1 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में हैं। लेकिन लोग जो 139 करोड़ लोग हैं, उनके बारे में बात कौन करेगा? वो जो लोग इस तरीके झूठ फैलाते हैं कि ये जो यूक्रेन में जो युद्ध हुआ और इतने लोग जो वहाँ से MBBS कर रहे थे, ये सब इसलिए विदेश पढ़ने गए कि भारत में आरक्षण की वजह से उनका हक मरा, ये झूठ फैलाया जा रहा है। अगर SC ST OBC सबकी भी टोटल सीट जोड़ ली जाए मेडिकल की, तो वो टोटल का लगभग 49.5% होंगी। लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा लोग विदेश में पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं। अगर वो जो SC ST OBC को मिली है वो सीट भी सारी अगर जनरल कैटेगरी को दे दी जाती, रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाता, उसके बाद भी बहुत बड़ी मात्रा में, हज़ारों की मात्रा में, उससे भी ज़्यादा संख्या के लोग विदेश में जहाँ सस्ती मेडिकल की पढ़ाई मिल रही है वहाँ जा रहे हैं। तो ये एक भ्रम और ये झूठ जो फैलाया जा रहा है कि आरक्षण की वजह से उनका हक मर रहा है, ये झूठ है और गलत है। हाँ, ये ज़रूर है, सच ये जानना चाहिए कि जो लोग
10 लोग, अगर 100 लोग हैं और 100 रोटियां हैं, तो 10 लोग तो 90 रोटी खा रहे हैं और 90 लोग केवल 10, उनके हिस्से में 10 रोटी आ रही है। आज उस 10 लोगों को 90 रोटी में से केवल अगर 50 रोटी भी देनी पड़ी, 40 देनी पड़ी, तो भी 50 रोटी वो 10% लोग खा रहे हैं। उन्हें 10 लोगों को 50% रोटी खा के भी तसल्ली नहीं मिल रही। ये बात अगर घर घर तक चली जाए, साथ में ये भी बात घर घर तक चली जाए कि ये जो दंगे होते हैं, इन दंगों में कौन मरता है, कौन मारने वाला है, कौन मारने के अपराध में जेल में जाने वाला है, कौन है जो धार्मिक जुलूसों में तलवारें लहराते हैं, उसके अंदर कोई भी पैसे वाला आदमी, जो पैसे वाला है, जो बड़े पद पे है, कोई नेता का बेटा, कोई अफसर का बेटा, कोई पूंजीपति का बेटा, वो किसी धार्मिक जुलूस में नहीं जाता। तो ये बात अगर आम लोगों तक चली जाए, उनको ये जागरूकता पैदा कर दी जाए कि इसमें नुकसान, मरने वाला भी गरीब है, मारने वाला भी गरीब है, जेल जाने वाला भी गरीब है। और जो धार्मिक जुलूसों में नंगी तलवारें लहराते हैं, कावड़ लेने जाते हैं, वो सारे गरीब हैं, उनका कोई भला नहीं हो रहा। वो पढ़ाई से भी दूर हो रहे हैं, उनसे पढ़ाई को महंगा करके पढ़ाई को छीन लिया गया है। जिस दिन ये बात लोगों तक पहुंच जाएगी, लोगों को समझ आ जाएगी, उसी दिन धार्मिक जुलूसों में नंगी तलवारें लहराने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। उसी दिन देश में दंगे खत्म हो जाएंगे। सर, पहले आप नेता थे, मंत्री थे, अब आप जन नेता हो गए हैं, तो दबाव महसूस कर और देश घूम रहे हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे दबाव हैं। महसूस नहीं कर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी का एहसास कर रहा हूं कि मेरी जिम्मेदारी है पूरे देश में जागरूकता पैदा करके लोगों को समता के लिए, न्याय के लिए, लोगों के हक अधिकार के लिए एकजुट करने की। वही मेरा कहने का मतलब था, दबाव मतलब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। हाँ, आप कैसे महसूस कर, जब आप Expectation तो निश्चित इतना रूप से- ज़्यादा आप नहीं मिला, आप मंत्री थे, टाइट शेड्यूल होता था, अब कम से कम थोड़ा वक्त है, अभी भी आप विधायक हैं, लेकिन वक्त है, आप ट्रैवल कर रहे हैं देश भर में, लोगों का हज़ारों लाखों लोग जुट रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, बहुजन समाज आपको एक आइकॉन की तरह देख रहा है। तो आगे की क्या प्लानिंग है, क्या रोड मैप है? एक तो मैं पूरे देश में जाके जो वंचित समाज है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, दलित है, शोषित है, उनको एक तो एकजुट करूंगा। दूसरी बात, उन्हें पढ़ाई का महत्व बताना है कि बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तीसरा, उन्हें यह बताना है कि सरकारों ने जानबूझ के पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया ताकि आपके हाथ से पढ़ाई छिन जाए। चौथा, उनको इस बात के लिए जागरूक करूंगा कि सरकारी नौकरियां तो मुट्ठी भर हैं, सबको नहीं मिलेगी। हमें अब विकल्प तलाशने होंगे। हमें अपनी संख्या को ही अगर हम देख लें तो हम दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर फोर्स हैं। तो जब संख्या हमारी इतनी बड़ी, हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर फोर्स हैं, इसका मतलब हम आर्थिक शक्ति बनने की भी ताकत रखते हैं, बशर्ते कि हम उस सच को जान लें। उस सब को जोड़ के एक ताकत के रूप में तैयार करना है। और उत्पीड़न तब तक चलता रहेगा जब तक जाति बनी रहेगी। अगर आप ये देखो, जैसे आपने इंद्र मेघवाल के परिवार की बात की कि उन पे हमला हुआ है, अभी आपने एक भील की बात की जिसकी हत्या हो, कार्तिक भील। कार्तिक भील अभी की हत्या 7 हुई। ओबीसी समाज के लोगों की हत्या हुई है बिहार में, कटिहार में एनकाउंटर हुआ। मैं ये मतलब पूछना चाहता हूँ, आदिवासी मर रहा है, दलित मर रहा है, पिछड़ा मर रहा है, मुस्लिम मर रहा है, मार कौन रहा है, इसको जरूर देखना होगा। इस बात को लोगों को बताना पड़ेगा, मारने वाला कौन है। फिर इस बात को भी बताना पड़ेगा, मारने वाले के दिमाग ब्रेन वॉश करके उससे मरवाने वाला कौन है। ये सारे षड्यंत्र रचता कौन है। कौन है जो नहीं चाहता कि देश के लोग पढ़ें। कौन लोग हैं जो देश में जाति और धर्म के नाम पर नफरत पैदा करना चाहते हैं। जब तक उनको आइडेंटिफाई करके एक्सपोज नहीं किया जाएगा, तब तक मेरे ख्याल से काम चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो मार होती है वो अर्थ की होती है, पैसे की होती है। हमें इन सारे उपेक्षित वर्गों को एकजुट करके पैसे की अहमियत बतानी होगी, अपने उनके हुनर की, काम की अहमियत बतानी होगी, और उनके काम की को ही उनकी ताकत बनाना पड़ेगा। एक बार बाबा साहब ने इस्तीफा दिया कानून मंत्री के तौर पे, एक बार बहन जी ने इस्तीफा दिया रोहित वेमुला के मुद्दे पर, और एक बार आपने इस्तीफा दिया है धर्म को लेकर, बहुजन समाज की आइडेंटिटी को लेकर। लगता है कि अब आप नेता नहीं रहे। मुझे लोग कहते हैं कि उनसे बात कीजिए, उनके बारे में बताइए।
लोग सुनना चाहते हैं रोज? क्या माध्यम, क्या तरीका है कि ताकि सब तक पहुंच पाए? अब मैं एक हफ्ते में हर हफ्ते कम से कम एक बार फेसबुक पे लाइव करूंगा, अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव करूंगा, अपने बहुजन मीडिया के माध्यम से अपनी बात घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देश के कोने कोने में, दूर दराज में, देहात में जाकर अपने लोगों को जागरूक करके उनके अधिकारों के प्रति और उनकी समस्याओं के प्रति उनको जागरूक करने का प्रयास करूंगा। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि इंद्र मेघवाल के परिवार पे हमला हुआ, मैं कहता हूं अगर सारे बहुजन, सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर एक साथ अगर बौद्ध बन जाएं जो बाबा साहब चाहते थे, फिर अगर किसी बौद्ध के ऊपर हमला होगा तो जापान भी आपके साथ खड़ा होगा, चाइना भी आपके साथ खड़ा होगा, म्यांमार भी आपके साथ खड़ा होगा, श्रीलंका भी आपके साथ खड़ा होगा, थाईलैंड भी आपके साथ खड़ा होगा, वियतनाम भी आपके साथ खड़ा होगा, कंबोडिया भी, और इसके साथ साथ कोरिया भी आपके साथ खड़ा होगा, इंडोनेशिया आपके साथ खड़ा होगा, मलेशिया आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी। लेकिन जब तक आप जाति में बने रहेंगे और जाति की वजह से मरेंगे तो दूसरे जो देश है वो सोचेंगे इनका इंटरनल मामला है। दलित, चूंकि वो काउंट तो हिंदू में हो रहा है ना, काउंट हिंदू में रहा, और वो हिंदू आपको मान नहीं रहे, आपको दलित कह के मार रहे हैं, आपको अछूत कह के मार रहे हैं। मिशन जय भीम का जो आपने बीड़ा उठाया वो चलता रहेगा, जिसके लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी? निश्चित तौर पर चलेगा। अपने समाज को एकजुट करना है, अपने समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाने। अपने समाज का मतलब जो वंचित है, जो दलित है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो उपेक्षित है, जिनका शोषण हुआ, जिनके हक अधिकार छीने, उन सबको एकजुट करना होगा। अपने समाज को किसी एक जाति में ना बांधें, केवल दलित में ना बांधें। अपने का मतलब है जिसका हक अधिकार मरा, जिसकी हकमारी हुई है, जिसका शोषण हो रहा है, जिसकी उपेक्षा हो रही है, जिसका उत्पीड़न हो रहा है, उसको एकजुट करना है, उसको उसके अधिकार के प्रति जागरूक करके उसको एकजुट करके एक ताकत के रूप में तैयार करना है। एक मंत्री के तौर पे भी आपने लंबा समय देखा और अब एक जननेता के तौर पे भी लोग भी जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या खोया क्या पाया? मैं समझता हूँ खोया कुछ नहीं है। मंत्री रह के एक सीमा होती है, उस सीमा में रह के आपको बात करनी होती है, और उसमें आप मुद्दे, सदन के अंदर मंत्री जवाब देता है, मुद्दे नहीं उठाता, लेकिन विधायक सवाल करता है, उसको पावर है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता वो तो रोड पे भी सवाल करता है। तो अब मैं 2 मोर्चे पे एक साथ, बल्कि कहूँ तो कई सारे मोर्चे खोल दिए हैं। एक आरटीआई विंग मैंने बनाई है, जिसमें हम आरटीआई लगा के पूरे देश के अंदर से सूचना इकट्ठा करेंगे। दूसरा, सूचना इकट्ठा करके फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालेंगे कोर्ट में, एज ए वकील खुद पेश होऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। क्योंकि जब सरकारें ना सुने तो कोर्ट डायरेक्शन देती है पीआईएल में, तब सरकारें उस काम को करती हैं। अब लोगों के अधिकार सरकारों के खिलाफ लड़के, सड़क पे लड़के भी उनके अधिकार सुनिश्चित करवाएंगे, कोर्ट में लड़के भी उनके अधिकार सुनिश्चित कराएंगे, और विधानसभा में अंदर एक विधायक के तौर पर लड़के भी अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे। सोचिए, आज़ाद भारत में 3 इस्तीफे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब का इस्तीफा जो उन्हें महानायक बनाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज है, उनसे तो किसी की तुलना ही नहीं हो सकती। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने रोहित वेमुला को लेकर राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, और उसके बाद दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री के तौर पर राजेंद्र पाल ने इस्तीफा दिया धम्म की विचारधारा को लेकर, जो बाबा साहब ने 1956 में सपना देखा था। और अब लगातार वो पूरे देश में धम्म के प्रचार प्रसार, बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार और बहुजन एकजुटता के लिए संघर्षरत हैं। भरोसा नहीं होता है तो लगातार आप नेशनल दस्तक पर उन तमाम कार्यक्रमों, आयोजनों को देख सकते हैं जहां लाखों का जनसैलाब होता है। मेरा आकलन है कि राजेंद्र पाल गौतम पहले दिल्ली में विधायक थे, मंत्री थे। आज पूरा देश और जहां भी बहुजन समाज के लोग हैं पूरी दुनिया में, वो सम्मान की नज़रों से देखता है और उनको लगता है कि कोई नेता हमको मिला है जो अपने समाज के शर्तों पर समझौता के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है जिसको खोना लग रहा हो, जब इतिहास लिखा जाएगा, सामाजिक आकलन होगा, तब लगेगा कि राजेंद्र पाल गौतम ने खोया नहीं है, बहुत कुछ पाया है। ये इतिहास तय करेगा, समय तय करेगा। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।